वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ हम जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए और एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे? बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे इम्पोर्टेंट, शिक्षण कौशल के क्वेश्चंस देखेंगे इम्पोर्टेंट, और जीवन कौशल के क्वेश्चंस देखेंगे इम्पोर्टेंट। बाकी आपकी थ्योरीज क्लास भी चल चुकी है। थ्योरी की मैंने आपको क्लास कराई थी जीवन कौशल की। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लें। उसके बाद मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे जीवन कौशल के। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण कौशल की भी आपको कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको शिक्षण कौशल के, आप वो भी देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की आपकी एक क्लास थ्योरी की हो चुकी है, उसमें क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान के 30 मार्क्स का आते हैं ये तीनों पेपर के 30 क्वेश्चंस मैं डेली आपको कराऊंगी, प्रोवाइड कराऊंगी। आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिनमें आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस में। तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए, देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका विलियम जेम्स है, ऑप्शन बी है आपका जॉन बी वॉटसन है, ऑप्शन सी है आपका सिगमंड फ्राइड है, ऑप्शन डी है आपका एडवर्ड टिचनर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। कौन सी पुस्तक पूछी है आपसे? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट। तो इस पुस्तक के लेखक विलियम जेम्स नहीं है, ए वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड भी नहीं है, सी कट हो जाएगा। एडवर्ड टिचनर भी नहीं है, डी कट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन बी वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉन बी वॉटसन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन बी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका केवल वंशानुक्रम को, बी ऑप्शन है आपका केवल पर्यावरण को, सी ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया को, डी ऑप्शन है आपका केवल सामाजिक आर्थिक स्थिति को। तो केवल वंशानुक्रम नहीं होगा, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। केवल पर्यावरण भी नहीं होगा। केवल वर्ड तो वैसे ही नेगेटिव दिखता है, केवल एक ही पक्ष की बात करता है केवल, तो केवल वंशानुक्रम कट हो जाएगा। केवल पर्यावरण की बात कर रहा है तो वो भी कट हो जाएगा। केवल सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है तो डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बचा सी ऑप्शन, क्या है आपका? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया, जिसमें वंशानुक्रम भी है और पर्यावरण है, दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया हो रही है। ठीक है, तो निम्न में से वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार किसे माना जाता है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया को। क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास मुख्य रूप से प्रारंभ होता है? निम्न में से किस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास मुख्य रूप से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन बी है आपका पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है आपका उत्तर बाल्यावस्था,
ऑप्शन डी है आपका किशोरावस्था। तो आपसे क्या पूछा है, अमूर्त चिंतन का विकास किसमें प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था में तो बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं करने लगेगा, पूर्व बाल्यावस्था में भी अमूर्त चिंतन नहीं करने लगेगा, उत्तर बाल्यावस्था में भी अमूर्त चिंतन नहीं करने लगेगा। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगेगा? किशोरावस्था में। किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा? किशोरावस्था में करने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन किशोरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर बाल्यावस्था को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है आपका खिलौनों की अवस्था, बी ऑप्शन है आपका टोली की अवस्था या गैंग की अवस्था, सी ऑप्शन है आपका अनुकरण की अवस्था, डी ऑप्शन है आपका शिशु अवस्था। तो देखो, उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था नहीं कहा जाता है, कट हो जाएगा खिलौनों की अवस्था। अनुकरण की अवस्था भी नहीं कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को, शिशु अवस्था भी नहीं कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। क्या कहा जाता है? खिलौनों की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? खिलौनों की अवस्था के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? टोली की अवस्था के नाम से, गैंग की अवस्था के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है? व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? यहाँ पे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गॉर्डन ऑलपोर्ट ने, रेमंड कैटल ने, कार्ल जूंग ने या बी.एफ. स्किनर ने? देखो, ऑलपोर्ट ने नहीं किया है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। रेमंड कैटल ने भी नहीं किया है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपका बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर ने भी नहीं कहा किया है व्यक्तित्व के प्रकार, बी.एफ. स्किनर ने भी नहीं बताए हैं, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब ऑप्शन बचता है आपका कार्ल जुंग। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल युंग ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल युंग ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटम एंड तब्बू किसकी पुस्तक है? टोटेम एंड टेबू किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका बी.एफ. स्किनर, बी ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्राइड, डी सी ऑप्शन है आपका जॉन बी वॉटसन, डी ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। टोटेम एंड टैबू किसकी पुस्तक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटेम एंड टैबू किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसकी है? सिगमंड फ्राइड की है। टोटेम एंड टैबू किसकी पुस्तक है? सिगमंड फ्राइड की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटम एंड टैबू किसकी पुस्तक है? टोटेम एंड टैबू पुस्तक है सिगमंड फ्राइड की। टोटेम एंड टैबू किसकी पुस्तक है? सिगमंड फ्राइड की। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है केवल दिव्यांग बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना, बी ऑप्शन है सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार समान अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है केवल मेधावी विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देना, डी ऑप्शन है आपका केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे कोई किसी धर्म जाति से आ रहा है, लिंग से आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आ रहा है बच्चा, चाहे उसकी आँखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है,
उसको भी सबको एक साथ आपको शिक्षा देनी है, चाहे सामान्य बच्चा है चाहे प्रतिभाशाली बच्चा है, सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर आपको शिक्षा देनी है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को देनी है? नहीं, केवल दिव्यांग को नहीं देनी है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। केवल मेधावी विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देनी है? नहीं, केवल मेधावियों को नहीं देनी, केवल मेधावियों को थोड़ी देनी है। केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी है? केवल वाले तीनों हट जाएंगे। सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी है, सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? ऑप्शन ए है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा क्वेश्चन, सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट में आने वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, क्या है? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो आपको क्या याद रखना है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, टैग वर्ड याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? अधिगम की डेफिनेशन है, अधिगम की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपको जहाँ नजर आए तो वो डेफिनेशन किसकी होगी? बीएफ स्किनर की नहीं होगी, जीन पियाजे की नहीं होगी, थॉर्नडाइक की नहीं होगी, गेट्स एवं अन्य की होगी। तो डेफिनेशन क्या है? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। किसके परिणाम स्वरूप? अनुभव के परिणाम स्वरूप। अनुभव करते हैं हम, अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के रिजल्ट के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? स्थायी परिवर्तन है अधिगम। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेट्स एवं अन्य की ये डेफिनेशन हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये बीएड में भी थी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समावेशी शिक्षा पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका, सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षा विधि सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी है आपका, दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा से अलग पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। सी ऑप्शन है आपका, शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए। डी ऑप्शन है आपका, समावेशी शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है। तो देखो, समावेशी शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है, ये बात गलत हो जाएगी, केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं है, तो डी वाला कट हो जाएगा आपका। अब समावेशी शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा से अलग पढ़ाने की कहती है, नहीं, सभी को एक साथ पढ़ाने की कहती है समावेशी शिक्षा। तो बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, अलग पढ़ाने की बात कर रही है। ए ऑप्शन क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण विधि। अब देखो, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है, कोई किसी भाषा का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, अलग अलग बच्चे हैं, तो सभी के लिए एक ही शिक्षण विधि आप करेंगे प्रयोग में तो वो गलत हो जाएगी। विविधताओं वाले बच्चे हैं तो आपको विभेदित निर्देश देने होंगे, विभेदित निर्देश अपनाने होंगे, एक ही विधि नहीं आप अपना सकते हैं। तो ए ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। बच्चा हमारा सी ऑप्शन क्या कहता है? शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में
आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार, ऑप्शन सी है, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार। तो आपका समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए? समावेशी शिक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक साथ शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन सी 10 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, सी टेट में भी पढ़ा होगा, यूपी टेट में भी पढ़ा होगा और आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है? तो आपको इस तरीके से याद रखना है। इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर बहु दिख रहा है, यहाँ बुद्धि दिख रहा है, तो आपको ऐसे ट्रिक बनानी है। बहु को बुद्धि कहाँ आती है, ये आपको ट्रिक बनानी है। बहू को बुद्धि कहाँ आती है? सपोज कीजिए बहू गार्डन में गई हुई है, ठीक है, अब उसको जो है याद आ रहा है कि उसका जो है टंकी खुली छूट गई है या किचन में उसका डोर खुली रह गई है, तो बहू को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में आती है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, बहू में बुद्धि कहाँ आती है, कब आती है? गार्डन में आती है। और गार्डन से क्या बन गया? गार्डनर बन गया। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। इसकी ट्रिक है कि बहू को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में आती है, और गार्डन से बन जाएगा गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अंतर्दृष्टि द्वारा, अंतर्दृष्टि मतलब सूझ का सिद्धांत, किसकी बात हो रही है? सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? क्या एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया या कोहलर ने दिया सूझ का सिद्धांत, या बीएफ स्किनर ने दिया सूझ का सिद्धांत, या पावलाव ने दिया? देखो, ये सूझ का सिद्धांत किसने दिया? ना तो थॉर्नडाइक ने दिया, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। ना ही सूझ का सिद्धांत स्किनर ने दिया, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। ना ही सूझ का सिद्धांत पावलाव ने दिया, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत पढ़ा होगा। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? वोल्फगैंग कोहलर ने दिया। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षण कौशल से है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने पर सर्वाधिक आधारित है? करके सीखने पर कौन सी शिक्षण विधि आधारित है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, तीसरा है आपका प्रश्नोत्तर विधि, चौथा है आपका कहानी विधि। तो देखो, व्याख्यान विधि तो करके सीखने पर आधारित नहीं है, इसमें केवल लेक्चर दिया जाता है और बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, तो ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि भी आपका कट हो जाएगा, करके सीखने पर आधारित, सर्वाधिक आधारित पूछा है, सबसे ज़्यादा आधारित है, तो प्रश्नोत्तर विधि भी आपका कट हो जाएगा। कहानी विधि वो भी आपका कट हो जाएगा, सर्वाधिक वो करके सीखने पर आधारित नहीं है कहानी विधि में, कहानी में कहानी से सुनाएगा टीचर आपको। अब बचता है परियोजना विधि। परियोजना विधि जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, वो आपका करके सीखने पर सर्वाधिक आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने पर सर्वाधिक? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड करके सीखने पर सर्वाधिक आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। समस्या समाधान विधि के नंबर 14 है आपका। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं जॉन डीवी, हर्बर्ट स्पेंसर, स्किनर, फ्रोवेल। देखो, हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी है, हर्बर्ट नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा,
फ्रॉवेल नहीं होगा। समस्या समाधान विधि किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन? क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन जॉन डीवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्वलन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्वलन कौशल का उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण में? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पाठ्य वस्तु का सारांश प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के वांछनीय उत्तर एवं व्यवहार को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है आपका शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना। डी ऑप्शन है आपका गृह कार्य देना। पुनर्वलन कौशल की बात हो रही है सूक्ष्म शिक्षण में। जब बच्चा कोई सही आंसर देता है तो हम उसे पुनर्वलन देते हैं, गुड, वेरी गुड। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्य वस्तु का सारांश प्रस्तुत करना? नहीं, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना? नहीं, पुनर्वलन देने की बात हो रही है। सी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। डी ऑप्शन पुनर्वलन गृह कार्य देने के लिए दिया जाता है। बताइए, पुनर्वलन जो दिया जाता है गृह कार्य देने के लिए? नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन कट हो जाएगा। पुनर्वलन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण में? तो जब सूक्ष्म शिक्षण हम करते हैं तो हम बच्चा सही आंसर बोलता है तो उसे गुड, वेरी गुड देते हैं। पुनर्वलन देते हैं, नहीं देते हैं? आपने सीखा होगा, माइक्रो टीचिंग की होगी आपने बीएड में, तो वहाँ पर आपने पुनर्वलन दिया होगा बच्चों को। अच्छा क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको पुनर्वलन देना चाहिए। उसी पुनर्वलन का उद्देश्य क्या है यहाँ पे पूछा है, पुनर्वलन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? विद्यार्थियों के वांछनीय उत्तर एवं व्यवहार को प्रोत्साहित करना। इसलिए हम पुनर्वलन देते हैं ताकि बच्चे ने जो उत्तर दिया है क्वेश्चन का, जो आंसर दिया है बच्चे ने, उस आंसर को हम प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्वलन देते हैं ताकि बच्चा और आगे आंसर दे। जैसे हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है और अगर हम उसे पुनर्वलन दे दें, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे करके पुनर्वलन दे दें, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो बच्चा क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। क्या होगा? बच्चा प्रोत्साहित होगा, उसके अंदर और उत्साह आ जाएगा पुनर्वलन के बाद। ठीक है, पुनर्वलन पाने के बाद क्या होगा? बच्चे के अंदर और उत्साह आ जाएगा, वो और क्वेश्चन याद करेगा, फिर आपको उत्तर सुनाएगा वो, फिर आप उसको पुनर्वलन देंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फिर बच्चे में और मोटिवेशन आएगा। तो पुनर्वलन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के वांछनीय उत्तर एवं व्यवहार को प्रोत्साहित करना। जो बच्चे ने उत्तर दिए हैं उसको प्रोत्साहित करना ही पुनर्वलन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा। उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है। उद्दीपन परिवर्तन होता है एक। उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। सी ऑप्शन है आपका गृह कार्य देना। डी ऑप्शन है आपका परीक्षा आयोजित करना। उद्दीपन परिवर्तन का क्या उद्देश्य है? तो देखो, परीक्षा आयोजित करना उद्दीपन परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। होमवर्क देना भी उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना भी उद्दीपन परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना, जैसे बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप क्लास में जाकर एक एक बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं, तो वही क्या होता है? उद्दीपन परिवर्तन होता है। सपोज कीजिए बच्चे बोर हो रहे हैं क्लास में, बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप बच्चों का ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। उद्दीपन परिवर्तन में क्या करेंगे? बच्चों का ध्यान बनाए रखने की कोशिश करेंगे, राउंड लगाएंगे क्लास में, क्या करेंगे? क्लास में घूमेंगे, घूम घूम के एक एक बच्चे को देखेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्या करेंगे? बच्चे का ध्यान लगाएंगे। किस में लगाएंगे? स्टडी में लगाएंगे। तो उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। ये विद्यार्थियों के ध्यान से संबंधित है उद्दीपन परिवर्तन। तो उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइक्रो टीचिंग में कुल कितना समय रखा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी ने माइक्रो टीचिंग की ही होगी, बीएड किया होगा या डीएलएड में भी आपने टीचिंग की होगी। तो माइक्रो टीचिंग में कुल कितना समय लगता है? माइक्रो टीचिंग आपको पता ही है कैसे की जाती है, आपने की होगी माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में टाइम कितना लगता है? 20 से 25 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं, या 5 से 10 मिनट लगते हैं, या 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो आपको पता है माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है? 36 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 36 मिनट लगते हैं। इसके 6 चरण होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं इसकी माइक्रो टीचिंग के। ठीक है, क्या होता है माइक्रो टीचिंग में हमें कितना समय लगता है? 36 मिनट लगते हैं। तो 36 किसके अंडर में आएगा? 30 से 40 के बीच आएगा 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट लगते हैं। आप सभी ने पढ़ा हुआ 36 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग प्लान जो होता है, 36 मिनट का होता है। 6 मिनट में आपके 6 स्तर होते हैं, 6 चरण होते हैं उसमें। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है माइक्रो टीचिंग में? 36 मिनट लगती है। 36 किसके अंडर में आ रहा है? 30 से 40 के बीच आएगा 36। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माइक्रो टीचिंग चक्र का सही क्रम क्या है? माइक्रो टीचिंग चक्र का मैंने आपको बताया स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं? योजना बनाना, फिर पुनर्पाठ करना, प्रतिपुष्टि देना, पुनर्योजना बनाना, शिक्षण करना। योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि देना, पुनर्योजना बनाना, पुनर्शिक्षण बनाना, पुनर्शिक्षण करना। सी ऑप्शन है आपका, शिक्षण करना, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि करना, मूल्यांकन करना, पुनः शिक्षण करना। डी ऑप्शन है आपका, योजना बनाना, मूल्यांकन करना, शिक्षण करना, पुनर्पाठ करना, प्रतिपुष्टि करना। तो माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में? पहला स्टेप जो होता है आपका योजना बनाना होता है। तो योजना किस किस में आ रहा है? योजना इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं माइक्रो टीचिंग की। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा आपका सी वाला। अब प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। हमने प्लान बना लिया, फिर हम क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। तो प्लानिंग के बाद टीचिंग किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें मूल्यांकन आ रहा है, काट दो। इसमें ये कट चुका है हमारा। प्लानिंग के बाद टीचिंग, इसमें भी नहीं आ रहा। प्लानिंग के बाद देखो टीचिंग आ रहा है। पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं माइक्रो टीचिंग में, फिर उसके बाद हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग के बाद हमें फीडबैक मिलती है, फिर हम फिर से योजना बनाते हैं, और फिर से हम टीचिंग करते हैं, फिर से हमें फीडबैक मिलती है। तो बहुत ईजी है इसके स्टेप्स याद करने। पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। पहले हम लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, प्लान बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम टीचिंग करेंगे प्लान के अकॉर्डिंग। फिर हमें फीडबैक मिलेगी। फिर फीडबैक के बाद हम फिर से प्लानिंग करेंगे, रीप्लानिंग। फिर हम रीटीचिंग करेंगे, फिर हमें फिर से फीडबैक मिलेगी। तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर से योजना, फिर से शिक्षण, और फिर प्रतिपुष्टि भी होती है। इसमें 5 ही दिए गए हैं चरण। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग में पहले हम योजना बनाते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं हम? माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं हम? पहले योजना बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? माइक्रो टीचिंग में योजना बनाने के बाद हम क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं। टीचिंग के बाद फीडबैक देते हैं। फीडबैक के बाद फिर से हम प्लानिंग करते हैं, फिर से हम टीचिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है? 2009 है, 2009। उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है? केवल प्राथमिक शिक्षा का, केवल माध्यमिक शिक्षा का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, केवल निःशुल्क शिक्षा का। तो आप सभी को पता होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एनसीईआरटी 2023 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा किस रूप में प्रस्तावित किया गया है। एनसीईआरटी 2023 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा किस रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो आप सभी ने सुना होगा 5+3+3+4 रूल के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी 2023 के अकॉर्डिंग विद्यालयी शिक्षा का ढांचा किस रूप में प्रस्तावित किया गया है। 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। एनसीईआरटी 2023 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीईआरटी 2023 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना। ऑप्शन बी है आपका केवल वार्षिक परीक्षा आयोजित करना। ऑप्शन सी है आपका अधिगम में सुधार हेतु सतत एवं विकासोन्मुख प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन डी है आपका केवल उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण घोषित करना। प्रारंभिक कक्षाओं में मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है तो केवल वाले काट दो। केवल वाला ये भी कट जाएगा, केवल वाला ये भी कट जाएगा। विद्यार्थियों की रैंक आपको निर्धारित करनी नहीं है। विद्यार्थियों को रैंक देना नेगेटिव माना जाता है कीवर्ड। तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन। सी ऑप्शन बचा। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अधिगम में सुधार हेतु सतत एवं विकासोन्मुख प्रतिपुष्टि प्रदान करना। मूल्यांकन का प्रारंभिक कक्षाओं में क्या उद्देश्य है। अधिगम में सुधार हेतु सतत एवं विकासोन्मुख प्रतिपुष्टि प्रदान करना। क्वेश्चन 21 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल का नहीं है। जीवन कौशल कौन सा नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता, सहानुभूति, पाठ योजना बनाना, समस्या समाधान बनाना। तो समस्या समाधान करना। तो WHO के अनुसार जो जीवन कौशल है उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, सहानुभूति है, समस्या समाधान है, लेकिन पाठ योजना बनाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का पाठ योजना बनाना तो लेसन प्लान बनाना हो गया। तो लेसन प्लान बनाना जीवन कौशल के अंतर्गत थोड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। WHO के अनुसार कौन सा जीवन कौशल नहीं है। पाठ योजना बनाना जीवन कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन कौशल निर्णय लेने की क्षमता है, सहानुभूति है, समस्या समाधान है, लेकिन पाठ योजना बनाना, लेसन प्लान बनाना जीवन कौशल नहीं है WHO के अनुसार। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन कौशल आधारित शिक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका किसकी है। तो जीवन कौशल आधारित शिक्षा में केवल व्याख्यान देना, नियंत्रक एवं अनुशासनकर्ता बनना, सुविधा प्रदाता एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना, केवल परीक्षा लेना। केवल वाले काट दो। केवल व्याख्यान देना नहीं है जीवन कौशल के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका। केवल परीक्षा लेना नहीं है। नियंत्रक और अनुशासनकर्ता बनना भी नहीं है। सुविधादाता एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुविधादाता एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना शिक्षक की भूमिका है। सुविधादाता आपने सुना ही होगा, फैसिलिटेटर है। कौन है शिक्षक की भूमिका। फैसिलिटेटर की है। तो फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना शिक्षक की भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा किसके लिए होती है। जो अंदर से आती है खुद के आनंद के लिए। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करना बाहरी अभिप्रेरणा है, काट दो। दंड से बचने के लिए कार्य करना ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। अंक बढ़ाने के लिए पढ़ना ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए अध्ययन करना, खुद के आनंद के लिए अध्ययन करना, वो क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका सभी को समान गति से पढ़ाना। ऑप्शन बी है आपका केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है आपका वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन करना। ऑप्शन डी है आपका कमजोर विद्यार्थियों को अलग कर देना। तो केवल वाला कट जाएगा। सभी को एक समान गति से नहीं पढ़ाना है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल मेधावी पर ध्यान नहीं देना है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों को अलग कर देना, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका।
वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन करना। अगर सीखने की गति अलग अलग है बच्चों की, अलग अलग वैयक्तिक भिन्नता वाले बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन करना है। अगर वैयक्तिक भिन्नता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में कोई भिन्नता है, किसी में कोई भिन्नता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना चाहिए, जो भी आवश्यक परिवर्तन हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करेंगे, 26 पे आ गए हैं। विद्यालय में विद्यालय विकास योजना यानी कि एसडीपी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा कार्यक्रम बनाना, विद्यालय के समग्र विकास की योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार करना, केवल शिक्षकों का स्थानांतरण करना, केवल भवन निर्माण करना। केवल वाले हटा दो, तीनों बचा एक ऑप्शन। विद्यालय के समग्र विकास की योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार करना किसका है? विद्यालय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय के समग्र विकास की योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार करना। क्वेश्चन 26 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय प्रबंधन का कौन सा कार्य योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण को सम्मिलित करता है? केवल मूल्यांकन, केवल वाला काट दीजिए। केवल अनुशासन काट दीजिए। केवल सह पाठ्यक्रम गतिविधियां काट दीजिए। प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत आता है क्या? योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक स्तर नहीं है? ठीक है, कॉग्निटिव स्तर नहीं है। क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, रिसीविंग, एनालाइजिंग। तो देखो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? रिसीविंग नहीं आता, ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। रिसीविंग किस में आता है? भावात्मक पक्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10+2+3 शिक्षा संरचना को सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया था? कौन सी शिक्षा संरचना? 10+2+3। तो इस संरचना को किसने किया था? कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने किया था अनुशंसित। तो 10+2+3 शिक्षा संरचना को सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया था? कोठारी शिक्षा आयोग ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान गलत है? आपको क्या देखना है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान गलत है? पियाजे ने वस्तु स्थायित्व की बात की है, स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन की बात की है, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है, पियाजे ने पुनर्वलन का सिद्धांत। आपने देखा होगा पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है, ना कि पियाजे ने दिया है। तो आपको यही बताना था कि कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है ऑप्शन। तो पियाजे ने पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ने पुनर्वलन सिद्धांत नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन किए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।